हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बीपीएससी ड्रीमर चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 का संपूर्ण अध्ययन करेंगे सिर्फ एक सिंगल वीडियो में। इस वीडियो के बाद आपको बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 से संबंधित शायद ही कोई प्रश्न छूट पाए। इस वीडियो में हम कवर करेंगे इकोनॉमिक सर्वे के प्रमुख बिंदु को यानी डाटा को, प्रमुख जो है उनके कॉन्सेप्ट को, साथ ही प्रमुख विवरणी को। तो आप शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को अच्छे से देखें, क्योंकि इस वीडियो के बाद एक सिंगल वीडियो में आपका बिहार आर्थिक सर्वेक्षण संपूर्ण तरीके से कवर हो जाएगा। आप देखना शुरू कर चुके हैं बीपीएससी ड्रीमर यूट्यूब चैनल, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, बिकॉज बहुत मेहनत लगती है आपको एक फ्री और क्वालिटी वीडियो उपलब्ध कराने में। तो प्लीज इसको सपोर्ट करें, अप्रिशिएट करें। ठीक है, चलिए इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें। जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, आपके दोस्त हो, फैमिली मेंबर्स हो, चाहे कोई भी बंदा हो जो कि इसके बारे में इंटरेस्टेड हो। तो स्टार्ट करते हैं आर्थिक सर्वेक्षण। उसके पहले हम आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में कुछ जानते हैं, मोटा मोटी बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण क्या होता है? आर्थिक रुझानों का 360 डिग्री विश्लेषण होता है किसी भी राज्य या केंद्र का। ठीक है, इसमें क्या होता है, संसाधनों का जो है किस तरह से हम प्रबंधन करेंगे, यानी बजट में आवंटन करेंगे, किस तरह से उसका जुटाव करेंगे, यानी कि प्राप्ति होगी, यानी व्यय और प्राप्ति का लेखा जोखा होता है, और हाल की वित्तीय प्रगति का भी लेखा जोखा होता है। ठीक है, इसे कौन बनाता है? तो आर्थिक सर्वेक्षण को बनाया जाता है मुख्य आर्थिक सलाहकार के द्वारा, जो कि वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों का विभाग जो है इसको देखता है। इसमें क्या होता है, जो वार्षिक दस्तावेज होता है, क्या होता है, एनुअल स्टेटमेंट होता है। ठीक है, किसका होता है? तो राज्य और केंद्र सरकार का। ठीक है, बिहार की बात करें तो सबसे पहले बजट आर्थिक सर्वेक्षण का, बजट नहीं, आर्थिक सर्वेक्षण 2006-7 में है। ठीक है, उसके बाद लगातार बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण हर साल आता है। ठीक है इस आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 की बात करें तो टोटल 14 चैप्टर है। जैसे आप देख सकते हैं, पहला चैप्टर है बिहार की अर्थव्यवस्था एक अवलोकन। दूसरे चैप्टर की बात करें तो राजकीय वित्त व्यवस्था। तीसरे चैप्टर की बात करें तो कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र। चौथा चैप्टर की बात करें तो उद्यम क्षेत्र। पांचवी की बात करें तो श्रम रोजगार एवं कौशल। ठीक है, उसके बाद बात करें तो भौतिक अवसंरचना, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। देन आफ्टर आपके पास हो जाएगा शुरू ई शासन यानी ई गवर्नेंस के बारे में। फिर बात होगी ऊर्जा क्षेत्र के बारे में, एनर्जी सेक्टर के बारे में। फिर बात होगी ग्रामीण विकास, रूरल डेवलपमेंट के बारे में फिर उसके बाद नगर विकास के बारे में। देन आफ्टर आपको बात होगी बैंकिंग और एलाइड सेक्टर के बारे में। उसके साथ है अगला 12 चैप्टर मानव विकास। 13 चैप्टर जो बात होगी वो होगी बाल विकास, और 14वां चैप्टर जो अंतिम चैप्टर है पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन। तो आप देख चुके हैं टोटल 14 चैप्टरों में जो है आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 को विभाजित किया गया है। ठीक है, एक एक करके सारे चैप्टर्स को हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पर, और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उन्हीं टॉपिक, उन्हीं कॉन्सेप्ट और उन्हीं डेटा को हम कवर करेंगे। ठीक है, साथ ही जो है इस टॉपिक में इसका पीडीएफ जो है आपको बीपीएससी ड्रीमर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहां से जाके इसको डाउनलोड कर लेना, और जिसमें जो अंडरलाइन किया हुआ है ना, सिर्फ उसी को पढ़ना है। ठीक है, पूरा जो है इसको नहीं पढ़ना, जो जो अंडरलाइन मैंने इंपॉर्टेंट थिंग है उसको कर दिया। फिलहाल उसको एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ, जिससे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आपके साथ। आप सब तैयार हैं? बिल्कुल। एक और चीज, आप सब लोग जो है कमेंट सेक्शन में जाके लिखेंगे, अब की बार 70वीं पार, अब की बार 70वीं पीटी पार, प्लीज जाके लिखें, और प्लीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलो आपको नोटिफिकेशन आते रहेगा। इंपॉर्टेंट इस तरह की वीडियो आपको रेयर मिलेगा, मैं बार बार बोलता हूँ, बहुत ही मेहनत लगती है और बहुत यूनिक वीडियोस बना रहा हूँ आप सबके लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो बिहार की अर्थव्यवस्था के अवलोकन। ठीक है, इसमें ओवरऑल बिहार की इकोनॉमी के बारे में बात होगी, जिसमें सबसे पहला आपको डाटा याद करना है कि वर्ष 2022-23 के लिए त्वरित अनुमान के अनुसार वर्तमान मूल्य यानी करेंट मूल्य पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद, ठीक है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, इसको इंग्लिश में करते हैं जीएसडीपी। जीएसडीपी क्या होता है वो देखते हैं। देखो, जीएसडीपी कुछ नहीं होता है, एक विशिष्ट समय अवधि, यानी कि समय अवधि मतलब फाइनेंशियल ईयर एक मान लिया 2023 से 24। ठीक है, जनरली एक साल का माना जाता है इकोनॉमी में, जनरली एक वर्ष में
किसी भी देश, यानी देश मतलब यहाँ पर है भूभाग से रिलेटेड, या तो सेंटर हो सकता है तो स्टेट हो सकता है, कि सीमाओं मतलब कि अगर भारत देश है, सपोज हाइपोथेटिकली मानते हैं कि अगर ये इंडिया देश का पूरा एरिया है, तो इसके अंदर जो भी प्रोडक्शन होगा, ऐसा नहीं कि हम लोग इंडियन से और बाहर में रह रहे जो हमारे द्वारा प्रोडक्शन होगा, नहीं। अगर कोई भी भारत के भूभाग में रह रहा है, या इंडियन हो या अमेरिकन हो या फिर कोई भी हो, अगर यहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है भौगोलिक सीमाओं के अंदर, उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। अंतिम वस्तु का मतलब होता है जैसे कि कोई भी चीज फिनिश हुई। फिनिश का मतलब क्या होता है कि हम फिनिश प्रोडक्ट सपोज केक खा रहे हैं, ठीक है, तो केक की बनाने में चीजें जो आ रही है और जो रॉ मटेरियल्स लगा, और प्लस रॉ मटेरियल के साथ साथ जो उसमें क्या बोलते हैं, जो इंटरमीडिएट गुड लगा, जैसे कि गैस हो सकता है, ठीक है, उसके बाद वर्क फोर्स हो सकता है, लेबर हो सकता है, उनको ऐड नहीं करना। जो अंतिम फाइनल प्रोडक्ट यानी कि केक जो बना, तो यानी सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य यानी मॉनिटरी वैल्यू है, ठीक है। अच्छे से फिर से इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, इतना इजी तरीके से कोई नहीं समझाएगा, मैं बता रहा हूँ, अच्छे से ध्यान से सुनो। देखो, जीएसडीपी मतलब होता है सकल राज्य घरेलू उत्पाद, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। एक विशिष्ट समय अवधि का मतलब होता है एक ईयर, यानी 22, 23, 23, 24, 24, 25 कोई भी हो सकता है, फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर पे 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, यू नो दो वेरी वेल, ठीक है। एक वर्ष में किसी भी देश की भौगोलिक सीमा, मतलब देश की सीमा मतलब सीमा, जैसे समझ बिहार राज्य की जो भी ज्योग्राफिकल बाउंड्री, उसके अंदर जो सभी उत्पादित वस्तुओं का अंतिम मूल्य है, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, यानी कि जो फिनिश प्रोडक्ट हुए, जैसे कि मैंने केक के बारे में बात की, अपने रॉ मटेरियल आटा लेके आ सकते हैं, ठीक है, कोई भी इंग्रेडिएंट उसमें डाल सकते हैं, फिर उसके बाद वर्कफोर्स लगेगा, फिर गैस लगेगा, फिर ये सारी चीजें कंबाइंड होकर आपको केक बनती है। बट केक का जो मौद्रिक मूल्य होगा, अंतिम सेवाओं और वस्तुओं का मौद्रिक मूल्य मॉनिटरी वैल्यू, उसको ऐड करते हैं और तब जाके आपका जीएसडीपी बनता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे आ जाओ फिर, ठीक है। मतलब उसको और अच्छे ढंग से जो है समझने के लिए आपको जो है मैंने इतना सारा डिटेल में बताया। चलो अब आते हैं डाटा पे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट नंबर 1 जीएसडीपी, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा, डाटा कैसा लगा, यूट्यूब जो है चैनल के कमेंट सेक्शन में जाके जरूर लिखना। आप लोग कमेंट नहीं करते यार, प्लीज, इतनी अच्छी वीडियो मिलती है, कॉन्सेप्ट मिलता है, कमेंट किया करो, ठीक है। देखो अब यहाँ से स्टार्ट करते फटाफट। वर्ष 2022-23 के लिए त्वरित अनुमान के अनुसार वर्तमान मूल्य पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी 15.5% से बढ़कर 7.5 लाख करोड़ हो जाने का अनुमान है, जबकि वास्तविक मतलब रियल जो है, उसके बाद जो है वास्तविक सकल राज्य घरेलू उत्पाद 10.6% से बढ़कर 4.4 लाख करोड़ हो जाने का अनुमान, ठीक है। चलिए, साथ ही साथ जो है अगला जो पॉइंट पे आते हैं, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। इसको जाके टेलीग्राम चैनल में डाउनलोड कर लेना, अंडरलाइन को पढ़ लेना। दूसरा देखो, राज्य में मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय, दो चीज होती है, मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय होती है और एक होता है राज्य की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय। ये दोनों याद रखना एग्जाम में कि कौन सा पूछ रहा है, यानी कि सिर्फ प्रति व्यक्ति आय पढ़ के और आंसर मार देना, कंफ्यूजन यहाँ पे पढ़ लेना, राज्य का पूछ रहा है कि मौद्रिक पूछ रहा है, ठीक है। राज्य में किसकी पूछ रहा है, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय। तो मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय जो है टोटल जो है आज के डेट में, यानी 2022-23 में ये होने का अनुमान है 59,637 रुपया, ठीक है, याद रखना। और वास्तविक प्रति व्यक्ति आय कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35,119 रुपया। ये दोनों डाटा याद कर लेना, ठीक है। चलो अब बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है कि वर्ष 2022-23 के त्वरित अनुमान के अनुसार 2022-23 में राज्य में अर्थव्यवस्था में सकल मूल्यवर्धन में तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा। सबसे पहले देखो सकल मूल्यवर्धन आपको पढ़ा देता हूँ। सकल मूल्यवर्धन का मतलब होता है ग्रॉस वैल्यू एडिशन, यानी कि जीवीए उसको अंग्रेजी में बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो आपने फिनिश प्रोडक्ट, हमने अभी आपको क्या पढ़ा है, जीएसडीपी में सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट की बात करता है, लेकिन ये बोलता नहीं, जीवीए का मतलब होता है कि फाइनल प्रोडक्ट, जैसे केक बना तो केक का तो वैल्यू लिखेंगे, माइनस करेंगे हम किसका वैल्यू करेंगे, जो भी वर्कफोर्स लगा, यानी मेहनत तो लगी होगी ना, उसमें कामगार श्रमिकों ने काम किया होगा, या घर में आप खुद काम कर सकते हो, तो वो लेबर जो आपका फोर्स हुआ वो हो जाएगा, प्लस जो भी आपने गैस यूज किया या फिर जो भी आपने कुकिंग मटेरियल यूज किया वो हो जाएगा, जो भी मतलब आपने उसको बनाने में इस्तेमाल किया है, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने के लिए फाइनल प्रोडक्ट में। आटा और सूजी और ये सब तो डायरेक्ट आपका केक बनेगा नहीं ना, आपको उसके साथ लेबर प्लस आपको वर्कफोर्स, यानी आप जो भी वर्कफोर्स लेबर करिए, प्लस आपका जो कुकिंग मटेरियल यानी गैस है, ये सारी चीजें इसको बोलते हैं मिडिल मटेरियल होता है, यानी कि मध्यस्थ मटेरियल। तो इनका मूल्य को हम माइनस करेंगे और केक का मूल्य से इन मूल्य को माइनस करेंगे, तब जाके आपको रियल में असेसमेंट होगा। आप भी समझ सकते हो कि सर आप यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट की बात की है जीएसडीपी में,
तो फाइनल प्रोडक्ट तो रियल पिक्चर देगा नहीं। रियल पिक्चर आपको कौन देगा डेवलपमेंट का? रियल पिक्चर देगा आपको सकल मूल्यवर्धन। ठीक है, अब एक और एग्जांपल से समझाता हूँ, बहुत सिंपल एग्जांपल है, थोड़ा डिटेल इकोनॉमी इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, फिर इंटरेस्टिंग लगेगा आपको पढ़ने में, नहीं तो आप बोर हो जाओगे। ठीक है, सिंपल, आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख रुपीज से। ठीक है, साल भर में आपने 1 लाख अपना पूंजी लगाया और आपने 3 लाख टोटल जो है आपका बिजनेस हुआ, ग्रोस टर्नओवर हुआ, यानी कि साल भर में आपने 3 लाख रुपए के सामान को बेचा। तो आप यूं कह सकते हैं कि अगर जीएसडीपी की बात होगी तो सीधा 3 लाख कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो तो लास्ट जो फाइनल प्रोडक्ट आप कितने का कर दिए वो हो गया 3 लाख का। लेकिन अगर आपको सकल मूल्यवर्धन यानी ग्रॉस वैल्यू एडिशन में जाना है तो आपको 3 लाख माइनस 1 लाख यानी 2 लाख आपका रियल प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो सिंपल वही है। अगर जीबीए की बात करेगा तो फाइनल प्रोडक्ट माइनस इंटरमीडिएट, यानी कि जो बीच में लगा आपका मटेरियल उसको कर देंगे माइनस, और जो आएगा ये आपको रियल पिक्चर देगा। आप भी समझ रहे होंगे भाई। ठीक है, चलो, इतना कौन बताता है भाई, चलो मैं बताता हूँ। तो प्लीज इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और इतनी अच्छी कॉन्सेप्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, देखो 2022-23 के लिए त्वरित अनुमान के अनुसार राज्य की अर्थव्यवस्था में जीवीएम यानी सकल मूल्यवर्धन में दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है, तृतीय क्षेत्र, देखो पहले तो 3 क्षेत्र होते हैं। तृतीय क्षेत्र का मतलब होता है सेवा क्षेत्र, द्वितीय का मतलब निर्माण, जो कि निर्माण होता है, सेवा का मतलब क्या होता है, होटल इंडस्ट्री हो गया। ठीक है, आपको ट्रांसपोर्ट सर्विसेज मिल रही है, सब सर्विस, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, ये सब सर्विस है, सेवा है। ठीक है, उसके बाद जो है आपको दूसरा क्षेत्र होता है द्वितीय क्षेत्र, जिसको बोलते हैं हम विनिर्माण। विनिर्माण का मतलब कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा चीजें। ठीक है, और थर्ड जो होता है, यानी कि पहला नंबर पे इसकी बात करें प्राथमिक क्षेत्र की, प्राथमिक क्षेत्र होता है एग्रीकल्चर यानी कृषि और एलाइड। चलो रिकैप कर देता हूँ। देखो, जब भी कोई बात करेगा पहला क्षेत्र या प्राथमिक क्षेत्र का इकोनॉमी में, तो हो जाएगा कृषि और सहवर्ती क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, दूसरा में हो जाएगा निर्माण क्षेत्र, और तीसरा में हो जाएगा आपका सेवा क्षेत्र। अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में था, इसलिए मैंने इसको फिगर के माध्यम से यहाँ पे समझा दिया। यहाँ के देख लो, देखो बहुत शानदार फिगर है, एकदम इजी में समझ में आ जाएगा। देखो, तो आप लोग के लिए इतना मेहनत किया यार। ठीक है, चलो, वर्ष 2022-23 में अगर बात करें, संकेतक की बात करें इंडिकेटर के, तो 2 इंडिकेटर था, सकल मूल्यवर्धन में हिस्सा और मूल्यवर्धन में हिस्सा। आप समझ रहे हैं, सकल मूल्यवर्धन मतलब कि टोटल। ठीक है, मूल्यवर्धन मतलब जीबीए। ठीक है, अब देखो प्राथमिक क्षेत्र का सकल मूल्यवर्धन में हिस्सा कितना था, 20%। कितना था, बस डाटा याद कर लो, ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, कॉन्सेप्ट को बार बार रिवाइज करने में, सुन लेना वीडियो को बार बार, तो आपको याद हो जाएगा। यहाँ पर फिलहाल हम जो है डाटा को याद करते हैं। ठीक है, डाटा इंपॉर्टेंट है जो बार बार एग्जाम में आता है। देखो, सीधा सकल मूल्यवर्धन अगर क्षेत्र पूछेगा, उसमें प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा तो 20%, द्वितीय का पूछेगा तो 20%, और तृतीय का हो जाएगा 60%। ठीक है, बहुत ईजी है। सकल मूल्यवर्धन में याद करने का तरीका कि प्राथमिक का द्वितीय दोनों 20-20 है, और बच जाएगा वो 60% है। इसको याद भी नहीं करोगे तो माइनस कर दोगे 20-20 में से, तो कितना हो जाएगा 40। कोई चीज 100% में है तो क्या होगा, 20-20 40 माइनस 100 माइनस 40 तो 60 हो जाएगा, यानी 20-20 60, 20-20 40 और माइनस 100 में से तो 60। ठीक है, मूल्यवर्धन में हिस्सा अगर बात करें परसेंटेज, तो 6.7% है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र है 6.8%, और तृतीय है 13%। यहाँ याद रखना, क्या याद करना, 2022-23 के त्वरित अनुमान के अनुसार। ठीक है, चलो बहुत अच्छे से बता दिया, आपको समझ में आ गया। कोई पूरा डाटा नीचे कंप्लीट मैंने कर दिया। ठीक है, नीचे वाला जाके आप ये जो मैंने बताया इसको बार बार पढ़ लेना, बहुत अच्छा है। चलो, दूसरा आ जाओ कि बिहार और संपूर्ण भारत में, जो अंडरलाइन है उसी को पढ़ा रहा हूँ, उसी को पढ़ना, पूरा मत पढ़ना। ठीक है, बिहार और संपूर्ण भारत दोनों में प्राथमिक क्षेत्र का रोजगार में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा और सकल मूल्यवर्धन में सबसे कम हिस्सा रहा है। ठीक है, ये भी अच्छी चीज है, इसको भी मैं अच्छे से समझा दे रहा हूँ। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि राज्य में सबसे बड़ा रोजगारदाता बना, ये बहुत याद रखना कि कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा रोजगार देता है, तो प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, भले रोजगार देने में प्राथमिक क्षेत्र ज्यादा है कृषि, लेकिन सकल मूल्यवर्धन में उसका हिस्सा सबसे कम है। तो बिहार में सबसे ज्यादा रोजगार कौन दे रहा है, प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि। बिहार में 2021-22 का डाटा है, सकल मूल्यवर्धन में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा 20.7% था, जबकि कुल कार्यशक्ति का 47.8% हिस्सा लगा था। ठीक है, दो चीज हो गया, एक तो हो गया कि जीडीपी में इसका कितना हिस्सा है, यानी जीबीए में कितना हिस्सा है, तो जीबीए में मात्र 20.7% हिस्सा था, लेकिन रोजगार कितना दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर अच्छे से और हम आपको समझा देते हैं। ठीक है, चलो इसको समझो, बड़ा मजा आएगा। देखो 21-22 का डाटा, इसी को यहाँ पर हमने इतने डाटा को जो आपको कंफ्यूजिंग करेगा, इसको मैंने क्या किया था, इसको टेबुलर फॉर्म में कर दिया। अब आपको आराम से समझ में आएगा। देखो, वर्ष 2021-22 में फिगर 2 है। ठीक है, फिगर 1 में ऊपर हमने ये देखा था संकेतक को। देखो, ये क्षेत्र 3 होते हैं, प्राथमिक कृषि एवं कृषि और
एलाइड सेक्टर यानी कि डेयरी एक्सेट्रा हो गया। द्वितीयक का मतलब हो गया विनिर्माण और तृतीयक का मतलब होता है सेवा। अभी ऊपर हमने बताया, जाके देख लो, बार बार वीडियो को अच्छे से सुनोगे याद हो जाएगा। ठीक है, चलो। रोजगार एक होता है और एक होता है सकल मूल्यवर्धन में हिस्सा। ठीक है, अब देखो सकल मूल्यवर्धन में हिस्सा और रोजगार में, देखो रोजगार जहाँ पे कृषि सेक्टर में कितना है, अगर 100% रोजगार की बात की जाए भारत में या बिहार में सपोज दैट, तो उसमें कितना है रोल कृषि का, तो 47.8%। आप सोच सकते हो लगभग 50% वर्कफोर्स कहाँ पे है, एग्रीकल्चर में। लेकिन जीवीए में कितना इसका हिस्सा है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन में 20.7%। ठीक है, यानी सबसे ज्यादा रोजगार में और सबसे कम सकल मूल्यवर्धन में कौन है, प्राथमिक सेक्टर। द्वितीय का कितना 25.9 है रोजगार में और मूल्यवर्धन में 20.7, तो लगभग ये नियर बाई ही है। तृतीय क्या है, तृतीय का भी अपोजिट है। द्वितीय नॉर्मली दोनों तरफ सेम मेंटेन कर रहा है, यानी 25 और 20 है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं 47.8 और 20.7। उसी तरह तृतीयक में भी, तृतीयक में सबसे कम रोजगार में हिस्सा है 26.3%। ठीक है, लेकिन जीबीए में कितना हिस्सा इसका है, 58.6%। ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मेहनत से बनाई है, प्लीज इसको अच्छे से पढ़ लेना, याद कर लेना भाई, अपन लोग सब इसी में से आएगा सवाल। ठीक है, अगर इकोनॉमिक सर्वे से कोई सवाल इस तरह का आता है तो आपको बन जाना चाहिए, क्योंकि ये इकोनॉमिक सर्वे में प्रॉपरली लिखा हुआ है, बिहार के इकोनॉमिक सर्वे का सारांश है, उसी से मैं ये बना रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब देखिए बिहार में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई। ठीक है, सीपीआई, ठीक है, सीपीआई में एक साल से दूसरे साल में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में मुद्रास्फीति, देखो यहाँ सीपीआई का भी डाटा बना दिया जी। देखो मुद्रास्फीति दर क्या होता है कि महंगाई जो बढ़ रही है, ठीक है, वस्तुओं का जो लगातार मूल्य वृद्धि होता है, ठीक है, उसको मुद्रास्फीति बोलते हैं। ठीक है, मूल्य वृद्धि लगातार होगा तो मुद्रास्फीति। कब होता है मुद्रास्फीति, महंगाई कब आती है, जब जो है डिमांड जो है कम होगा और सप्लाई ज्यादा, यानी लोगों के पास मनी ज्यादा होगा और वो चीजें गुड्स कम अवेलेबल रहेगी, तो गुड्स क्या हो जाएगी, वो महंगी हो जाएगी। ठीक है, एक तो ये कंडीशन है फिलहाल। तो यहाँ पर आप देखो कि मुद्रास्फीति का दर जो होता है, इन्फ्लेशन इसको बोलते हैं। इन्फ्लेशन रेट क्या है, इंग्लिश में इन्फ्लेशन बोलते हैं। इन्फ्लेशन रेट अगर सितंबर 22 से सितंबर 23 के बीच में बात की जाए तो शहरी में 5.6% है, ग्रामीण में 5.5% है और कुल 5.5% है। ठीक है, देखो यहाँ से डाटा लिया हूँ मैं। ठीक है ना, 5.5% हो गया ओवरऑल, ग्रामीण में 5.5, शहरी में 5.6। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट था, पहला चैप्टर है और बहुत ज्यादा इसमें कॉन्सेप्ट था। मैंने सब कॉन्सेप्ट को आपके लिए एकदम बच्चे की तरह समझाया है और आई होप सो कि इससे बढ़िया आप नहीं समझ पाएंगे कभी। तो आप इस चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, मेरे जो एफर्ट्स है उसको आप सैल्यूट कीजिए और प्लीज जाके जो है कमेंट सेक्शन में लिखिए अब की बार 70वीं पीटी पार। ठीक है, वन स्टॉप सॉल्यूशन बीपीएससी प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू के लिए आपको एक सिंगल वीडियो में आप जो है इकोनॉमिक सर्वे देख रहे हैं, थोड़ा पेशेंस लेकर देख लो भाई। ठीक है, इसके बाद कुछ ज्यादा इधर उधर नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, इसी को बार बार देख लेना और मेरे पीडीएफ को बीपीएससी टेलीग्राम में जाकर डाउनलोड करके पढ़ लेना अंडरलाइन को, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा नहीं है। ठीक है, लेस इज एनफ, ठीक है, लेस इज मोर। ठीक है, कम ही ज्यादा है और कम को बार बार पढ़ो प्लीज, मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ आपको। ठीक है, चलो बाकी क्या नहीं करोगे तो भी आप ही का भला या नुकसान जो भी आप ही को होगा। ठीक है, फिलहाल तो यही है कि 70वीं पीटी के लिए जो मेरी तरफ से आपको होना चाहिए क्वालिटी कंटेंट और फ्री मटेरियल आपको मिल रहा है, उसका लाभ उठाए, लोगों को शेयर करें। ठीक है, चलो अब आता है राजकीय वित्त व्यवस्था। ठीक है, वित्त व्यवस्था में देखिए क्या इंपॉर्टेंट है उसको देखते हैं। सरकारी व्यय में विस्तार हुआ है। ठीक है, और पहले था 20.1% जो पिछले वर्ष में था, अब आके हो गया है लगभग वो, इसकी बात करें तो बढ़कर कितना हो गया, 2,31,904 करोड़। तो ये फिगर थोड़ा याद कर लेना। ठीक है, अब देखो दो तरह के व्यय होते हैं राज्य सरकार के, अगर टोटल व्यय हो रहा है, आय और व्यय होती है, हर किसी का आय और व्यय होता है, बजट का, घर हो चाहे तो पर्सनल हो, चाहे तो राज्य हो, चाहे तो केंद्र सरकार हो। तो अगर बात करें राज्य सरकार की, तो कुल व्यय जो है बिहार सरकार की 2022-23 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कुल व्यय में राजस्व व्यय होता है, एक होता है राजस्व व्यय और एक होता है पूंजीगत व्यय। ठीक है, रेवेन्यू हो गया और कैपिटल हो गया। ठीक है, तो रेवेन्यू यानी कि राजस्व व्यय सबसे ज्यादा है, 80% के लगभग आ सकता है प्रीलिम्स में। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जो है राज्य के कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का हिस्सा राजस्व व्यय से ज्यादा तो नहीं, पूंजीगत व्यय का कम है, 20.7% है और राजस्व व्यय 79.3% है, तो ये याद कर लेना। ठीक है, चलो इतना ही इंपॉर्टेंट इसमें था, ज्यादा जानकारी और कुछ नहीं था, बस ये याद रखना राजस्व व्यय ज्यादा पूंजीगत व्यय से, और कितना, तो लगभग 80-20 का रेशियो है, अगर 80% राजस्व तो 20% कैपिटल है, बस ये याद रखना। चलो अब देखो और एक इन्फॉर्मेशन याद करना कि 2022-23 में राज्य ने आर्थिक सेवाओं पर, दो तरह की सेवाएं होती है, आर्थिक सेवा, सामाजिक सेवा। आर्थिक में क्या होता है, जो हम संरचना बनाते हैं, रेल है, पुल है, सड़क है, ठीक है, जो भी हम अपने आवागमन की सुविधा के लिए
आर्थिक सेवाएं नॉर्मली है कि संरचना होगा या तो ट्रांसपोर्टेशन होगा, और सामाजिक का मतलब होता है हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, ठीक है, वुमेन वेलफेयर, चाइल्ड वेलफेयर एक्सेट्रा चीज। तो अगर इन दोनों की बात करें तो आर्थिक सेवा पर हुआ लगभग 40,000 करोड़ यानी 39,598 करोड़। और जहां तक बात करें तो इस पर हुआ था, क्या बात कर रहे हैं हम, हाँ, सामाजिक सेवाओं पर 56,000 करोड़, बस लगभग डाटा याद करना, 56,000 करोड़ सामाजिक सेवा, 40,000 करोड़ लगभग आर्थिक सेवा। चलो अब देखो वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार का राजस्व व्यय कितना था, ठीक है, राजस्व व्यय कितना था, राजस्व व्यय 1,72,688 करोड़, वहां पर हमने 80% पढ़ा, यहाँ पर अगर उसको वैल्यूज में पढ़े तो कितना हो जाएगा, 1,72,688 करोड़, और पूंजीगत क्या होगा इसका 1/4 होगा, वही हमने देखा कि 80-20 का रेशियो है तो 20% हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 48,325 करोड़, ठीक है। चलो और आप इस चीज को समझ लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। राजस्व लेखा में भी दो प्राप्ति के दो मुख्य घटक होते हैं, कर और सहायता अनुदान है, जिनका 2022 में क्रमशः कर का रहा कितना 80% और सहायता अनुदान कितना रहा 16.8%। ये भी याद कर लेना, कर का ज्यादा 80% और 16.8% किसका है सॉरी 16.8%। अब देखो राज्य के अपने राजस्व प्राप्तों से प्राप्ति 2022-23 में 48,153 करोड़ थी, ठीक है, जिसमें 44,018 करोड़ कर राजस्व था, यानी 80% आप देख रहे हैं कर राजस्व है, तो इसमें और 35 करोड़ करेक्टर राजस्व यानी कि कर अनुदान सहायता अनुदान होगा, ठीक है। राज्य सरकार ने 2022-23 में संग्रहित कुल 44,018 करोड़ के कुल राजस्व में 23,243 करोड़, आप समझ सकते हैं ये सिर्फ जीएसटी के रूप में हुआ है, ठीक है, राज्य वस्तु एवं सेवा कर, ठीक है ना, SGST, इसका क्या होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। चलो वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार की प्राप्तियों और व्ययों का समग्र वितरण विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन का संकेत देता है, जिसकी फोकस क्या है, राज्य की आर्थिक वृद्धि पर केंद्रित करना, ठीक है ना। ये आ सकता है कि वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार की प्राप्ति और व्यय का समग्र वितरण हमें क्या संकेत देता है, आ सकता है प्रीलिम्स में, ठीक है, तो ये विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन का संकेत देता है, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यही सबसे आता है सवाल, लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आता कहाँ से आ रहा है, फिर बोलता पेपर टफ है, ये है वो है, ठीक है, वो सारी चीजें होते रहेंगी अपने लेवल पर। आप जो कर सकते हैं, आप आर्थिक सर्वेक्षण का जो इस वीडियो को अच्छे से देखें, नोट्स बनाएं, अंडरलाइन को पढ़े, ठीक है, आप जो कर सकते हो उसको प्लीज करें, ठीक है, क्योंकि जो आपको पता होगा वही सबको पता होगा, ठीक है, ऐसा कोई नहीं कि लोग का स्पेशल किसी को पता होता, बट स्टैंडर्ड मटेरियल पढ़े, जैसे कि मैं आपको PYQ एनालिसिस बता दिया, ठीक है, मैंने आपको प्लान दे दिया, मैंने आपको 69 का 360 डिग्री एनालिसिस कर दिया, ठीक है, 38 से लेके 69 पीटी का टॉपिक वार मैंने कर दिया, तो यार ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें आप कभी नहीं किए होंगे, सिर्फ आप बस ऐसे ही कोई किताब उठा रहे हो पढ़ रहे हो, तो ऐसे तैयारी होती नहीं है, ठीक है। तैयारी जैसे बता रहा हूँ प्लीज वैसे कर लेना, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, 5 टाइम बीपीएससी मैंने क्लियर किया, उसके एक्सपीरियंस पे आधारित है, ठीक है, इसको तो मान लो। चलो अब आ जाओ थर्ड, कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र, इसमें जीएसबी अभी हमने बता दिया, ग्रॉस वैल्यू एडिशन जो होता है, हमने क्या बताया था कि फाइनल प्रोडक्ट में यानी कि जो अंतिम उत्पाद होगा और माइनस उसमें जो इंटरमीडिएट होगा वो माइनस करेंगे तो कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र आ जाएगा, ठीक है। अब देखो वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक राज्य के कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्रों में सकल राज्यगत मूल्यवर्धन GSVA का औसतन 20% के पास योगदान दिया, अभी ऊपर हमने दिखा दिया आपको, ठीक है, कृषि का कितना रहा 20%, ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा फसल का रहा 9.9%, अगर 20% की बात करूं, उसके बाद पशुधन का 6.6%, ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा बस याद रखना यह फसल। गंगा के मैदानी भाग में उर्वर मिट्टी है, हम सब जानते हैं, दोमट मिट्टी है, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी है, तो ये सब जो है बिहार राज्य की फसल की खेती के लिए सुसज्जित है, ठीक है। एक चीज बताना कि बिहार राज्य के कितने जिलों से गंगा नदी प्रवाहित होती है, प्लीज जाके कमेंट करना, है बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाएगा MCQ एग्जाम में, ठीक है, तो इसको जाके कमेंट करना प्लीज, कमेंट सेक्शन में जाके, और प्लीज अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप भारी भूल कर इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे आपको वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिसकी आपकी दरकार है, जो आपको समझ में नहीं आ रहा उन चीजों को हम जो है एकदम केक की तरह आपके सामने रखेंगे और आपको वो डाइल्यूटेड वे में समझ में आएगा, ठीक है। तो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट, ठीक है। चलो ये बोलना नहीं चाहिए, आपको खुद कर लेना चाहिए, ठीक है। चलो गंगा के मैदानी भागों के आपने हमने देख लिया, देखो वर्ष 2021-22 में शुद्ध बुआई क्षेत्र अगर बात किया जाए तो 50.70 लाख है, लेकिन एग्जाम में नॉर्मल प्रतिशत आएगा तो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का शुद्ध बुआई क्षेत्र कितना है तो 54.2%, ठीक है। बिहार में क्लाइमेट जो है प्रतिकूल है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली हम सब देखते हैं फ्लड आती है, प्लस जो है
हीट स्ट्रोक्स हैं, ठीक है, सुखाड़ भी आते हैं, ड्राउट्स भी आते हैं, तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा हमें जो है खाद्यान्न उत्पादन में मेहनत लगती है, ठीक है। बट फिर भी जो है 2022-23 में जो हमारा खाद्यान्न उत्पादन 19,736,000 टन था, उसको विभिन्न कृषि रोड मैप के द्वारा जो है बिहार सरकार के द्वारा कृषि रोड मैप जो है लाई गई है, उसके द्वारा जो है बहुत सारे जो है कृषि उत्पादन को बढ़ावा दिया गया। अगर कृषि रोड मैप की बात करें तो सबसे पहला रोड मैप आया था 2008 से 12 के बीच में, सेकंड आया था 13 से 18 के बीच में, थर्ड सॉरी 16 के बीच में, और थर्ड आया था 17 से 22 के बीच में, और अभी हम फोर्थ देख रहे हैं 2023 से 28 वाला जो फोर्थ कृषि रोड मैप है। ये बापू सभागार में इसका अनावरण हुआ था और खेती और पशुपालन पर मेन फोकस दिया गया था। माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की उपस्थिति में हुआ था ये, ठीक है। तो इतना थोड़ा सा डिटेल हल्का पढ़ लेना, मैं आपके लिए सब कर दे रहा हूँ, इससे ज्यादा क्या करोगे, खुद ही मैं कर दे रहा हूँ, आपको पढ़ लेना वैसे, ठीक है। चलो अब आगे आते हैं, तो बात होगी कि कृषि कर्मन बहुत सारे पुरस्कार प्राप्त होते, तो कब क्या मिला वो भी मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ, ठीक है। चलो 12-13 में गेहूं के लिए मिला है, 16-17 में मक्का के लिए मिला है, ठीक है। उसके बाद 17-18 में गेहूं के लिए, 21-11-12 में धान के लिए, और 15-16 में मक्का के लिए, यानी मक्का के लिए 2 बार मिला है। मक्का के लिए 15-16 में मिला है और फिर 16-17 में मिला है, और गेहूं के लिए 17-18 और उसके बाद 12-13, और धान के लिए एक बार मिला है 11-12 में। सबसे पहले धान के लिए मिला था 11-12। चलो अब आगे आ जाओ, ठीक है। इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो आप देखना शुरू कर चुके हैं, आपको कोई और वीडियो और कोई पीडीएफ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद आप अच्छे से इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, वीडियो को बार बार सुनेंगे, आपका इकोनॉमिक सर्वे जो आज तक सबसे टफ लग रहा था वो सबसे इजी लगेगा आपको, ठीक है। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई लोग, मान लो, ठीक है। चलो अब देखो क्या है कि अगला है कि हर खेत सिंचाई पानी की सुविधा राज्य सरकार की प्राथमिकता है, अग्रणी पहल है, 7 निश्चय में आप लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो जिसका लक्ष्य असिंचित गांव में सिंचाई उपलब्ध कराना है, जिन गांव में अभी भी सिंचाई की सुविधा नहीं है, इसका लक्ष्य है कि उनको ये सुविधाएं दी जाए। वर्ष 2023-24 में इसके लिए 200 करोड़ का आवंटन हुआ, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना इसलिए जरूरी है कि आपको अपने राज्य के बारे में जो है आर्थिक प्रगति, आर्थिक लक्ष्यों और आर्थिक जो है प्रयासों की जानकारी मिलती है। तो प्लीज एज ए सिटीजन भी आपको एज ए जो है इसको पढ़ने की जरूरत है, ताकि आपको अच्छी जानकारी मिले, ठीक है। अगर इस तरह से आप पढ़ेंगे तो आप इकोनॉमिक सर्वे इंटरेस्ट से पढ़ेंगे और आपको समझ में आएगा। कल के डेट में आप ब्यूरोक्रेट्स ऑफिसर बनने वाले हैं, और आर्थिक सर्वेक्षण सरकार की प्रमुख नीति का हिस्सा है, आर्थिक नीति का। तो इसके बगैर जो है राज्य के विकास और राज्य की जो है शांति की कल्पना नहीं की जा सकती है, क्योंकि हर क्षेत्र में विकास ही हर सरकार की प्राथमिकता होती है। और बिहार सरकार के द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण में आप विभिन्न क्षेत्रों के जो है आर्थिक प्रयासों और आर्थिक उपलब्धियों का विवरण देख रहे हैं, ठीक है। चलो तो राज्य में अगली बात आए तो ऊर्जा की कुल खपत में कृषि क्षेत्र का हिस्सा कितना है, 18-19 के अनुसार 72.671 करोड़ यूनिट से बढ़कर 22-23 में हो गया 378 करोड़ यूनिट, ठीक है। बट ये एक बात आएगी कि राज्य में जो कुल खपत में कृषि क्षेत्र का हिस्सा, उसको बिजली जो है सब्सिडी दर पे किस योजना के तहत मिल रही है, तो 2 योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, याद कर लेना इसको, और मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट दोनों योजना है, ठीक है। सब्सिडी रेट पे बिजली मिलेगी तो उत्पादन का रेट कम हो जाएगा, और इससे क्या होगा, उनको प्रॉफिट होगा, सिंपल बात, ठीक है। चलो वर्ष 2022 इसमें गंगा के किनारों आसपास जैविक खेती यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का 13 जिलों में, ये मैं लिख भी दिया हूं बट फिर भी आपको याद रखना चाहिए, 13 जिलों में जैविक खेती का संकुल स्थापित करने के लिए जैविक कॉरिडोर योजना में कितने जिलों को शामिल किया गया था, तो 13 जिले, ठीक है। इसमें कितना खर्च हुआ, लगभग 3,965 यानी लगभग 4,000 करोड़, ठीक है। और कौन कौन जिले शामिल हैं, तो पटना है, बक्सर है, भागलपुर, सारण, वैशाली, नालंदा, समस्तीपुर, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, ठीक है। उसके बाद भोजपुर हो गया था यहाँ पे, ठीक है, भागलपुर हो गया, मुंगेर हो गया, कटिहार हो गया, ठीक है। चलो इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिल गई। सॉरी, चौथा था उद्यम क्षेत्र, इंडस्ट्री सेक्टर आता है, ठीक है। इसमें क्या हुआ है कि 4,172 करोड़ यानी कि कुल निवेश से लगभग 39.7% जो हुआ है निवेश, इसमें 40% के लगभग जो है वो हुआ खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की। अगर बात करें तो वही इथेनॉल उद्योग को देखें तो सॉरी, इथेनॉल उत्पादन की 6 इकाइयों में 686 करोड़ रुपए का निवेश किया गया, ठीक है। वर्ष 2022-23 में 111 लघु उद्योगों में लगभग निवेश किया गया, यही याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और लगभग 9,000 लोगों को यानी 8,500 लोगों को रोजगार मिला। ये सब खाली एक बार डाटा देख लीजिए, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आई हैव कवर्ड, बिकॉज अगर आप कवर कर रहे हो तो एक बार देख लेने में क्या हर्ज है, ठीक है। अभी आप पढ़ सकते हैं, लास्ट में नहीं पढ़ पाएंगे, तो प्लीज देख लेना इसको, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है।
राज्य सरकार, देखो सवाल यहीं से आते हैं, लोगों को लगता है सवाल कहाँ से आते हैं, सवाल यहीं से आते हैं, लेकिन आप पढ़ते नहीं है स्टैंडर्ड बुक, आप किताब नहीं पढ़ते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आता है। ठीक है, चलिए। राज्य सरकार ने अपनी सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2024 में सूचना प्रौद्योगिकी सक्षमित सेवा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एवं विनिर्माण ESDS, ठीक है। उसके बाद क्या आ रहा है, सहायक उद्योग के क्षेत्रों के प्रबंधन के लिए क्षेत्रों में निवेशकों को उत्साहित करने और बिहार को उनको पसंदीदा गंतव्य बनाने के लिए अनेक प्रावधान किए गए। नीति के तहत पूंजीगत सब्सिडी, यानी कि सब्सिडी मिलेगा, लीज किराया सब्सिडी मिलेगा, विद्युत टैरिफ सब्सिडी मिलेगा और रोजगार सृजन सब्सिडी जैसे अनेक प्रभावी प्रावधान किए गए। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी नीति 24 में। पर्यटन नीति 2023-28 लागू की गई है। कब लागू की गई है देख लेना, टाइमलाइन इंपॉर्टेंट है। इससे विश्व स्तरीय अवसंरचना का निर्माण होगा। पर्यटन तथा आतिथ्य में विशेषज्ञता वाली कुशल कार्य शक्ति को बढ़ावा मिलेगा, स्किल वर्कफोर्स को। इसके तहत पर्यटकों को सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और थीम आधारित पर्यटन गंतव्य का विकास हो गया। थीम आधारित का मतलब होता है, जिसे दे देगा कि नए पर्यटन नीति में क्या क्या लागू किया गया। तो पहला, विश्व स्तरीय संरचना के निर्माण में पर्यटन की व्यवस्था, तो बिल्कुल सही है। कुशल कार्य शक्ति को तैयार किया जाएगा, भी सही रहेगा। दूसरा स्टेटमेंट, तीसरा देगा पर्यटकों की सुरक्षा भी होगी सुनिश्चित, तो बिल्कुल। और चौथा, थीम आधारित पर्यटन गंतव्य का विकास। थीम का मतलब होता है रामायण सर्किट हो सकता है, उसके साथ साथ हो सकता है बुद्ध सर्किट हो सकता है, बौद्ध सर्किट, जैन सर्किट हो सकता है, ठीक है, और उसके बाद सूफी सर्किट हो सकता है। तो बहुत सारे थीम आधारित मतलब कि वहां पर कल्चर रिलेटेड, सांस्कृतिक विरासत संबंधित हो सकता है। तो ये सारी चीजें थीम होती है कि किस थीम पे उस एरिया का, जहाँ पे जिस तरह के पर्यटक स्थल है उनको थीम आधार जो है उनको जो है उनका क्या होगा, विकास होगा। ठीक है, चतुर्थ कृषि रोड मैप यहाँ पे देखिए 23-28 के अंदर 5 वर्षों में गुड़ की 405 इकाइयां के लिए बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम का शुरुआत किया गया, क्रियान्वयन हो रहा है। ठीक है, राज्य ने 2022-23 में स्टार्टअप पर लगभग 10 करोड़ खर्च किया है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है कि वर्ष 2022 में कितने पर्यटक बिहार आए। अगर छोटा सा सवाल आपको जो है परेशान कर सकता है तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कितने पर्यटक 2022 में बिहार आए, लाख तो आप सोच भी नहीं सकते, 254 लाख। ठीक है, ह्यूज फिगर, इट इज ए ह्यूज फिगर। ठीक है, तो प्लीज इसको आप याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद है वर्ष 2022-23 में चीनी उत्पादन जो है लगभग जो है 45 से वो बढ़ के 62 लाख क्विंटल हो गया। ठीक है, चीनी मिलों में इथेनॉल उत्पादन 2020-21 की नीति के अनुसार हुआ, तो उस समय था 57,575 किलोलीटर, अब जाके बढ़ के हो गया 1,11,624 लीटर। ठीक है, उसके बाद आए खान एवं भूतत्व विभाग में राजस्व संग्रहण जो है बढ़कर कितना हो गया 2022-23 में 2,729 करोड़ हो गया। ठीक है, वर्ष 2022-23 में कुल राजस्व का लगभग आधा 1,384 करोड़ बालू घाटों की ई नीलामी से आया। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट एक बार देख लेना, ये सब इंपॉर्टेंट है जो मैंने इम्फेसाइज ज्यादा किया। चलो, अब अध्याय 5 आओ, श्रम रोजगार तथा कौशल। इसको बोलते हैं पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, यानी सावधिक श्रम शक्ति सर्वेक्षण। PLFS 2022-23 के अनुसार बिहार में श्रम शक्ति सहभागिता दर LAPR कुल आबादी का 50.9% था। वहीं राज्य में श्रमिक जनसंख्या अनुपात 48.7 था। ठीक है, यानी आप देख रहे हैं कि जो लेबर फोर्स LAPR का मतलब होता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, कुल आबादी का 50% था, लेकिन श्रमिक जनसंख्या अनुपात कितना है 48.7%। तो याद रखिएगा दोनों, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब आते हैं उद्योग 4.0 की जरूरतों को पूर्ति के लिए प्रथम चरण में टाटा टेक्नोलॉजी के साथ। ये आ सकता है कि उद्योग 4.0 की जरूरतों के लिए जो है बिहार सरकार ने किसके साथ मिलकर, तो टाटा टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर, याद रखना। 60 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी ITI, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को उत्कृष्टता केंद्रों में बदला जाएगा। सॉरी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विभिन्न विभाग की योजनाएं चलाने के लिए वित्तीय आवंटन राज्य योजना 7/2 और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत दिया जाता है। ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट है, इतना बहुत है। चलो, अब आगे आ जाओ। जीविका ग्रामीण रोजगार स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थाओं के लिए नोडल अभिकरण है। बहुत अच्छा सवाल है, दे सकता है कि बिहार सरकार के या बिहार राज्य में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों के लिए नोडल अभिकरण का नाम क्या है, तो जीविका है। प्लीज, जीविका क्या होता है फुल फॉर्म, NRLM, यानी कि नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। ठीक है, चलो, तो इसके लिए कुल संख्या कितना है, जारी प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या 915 है। बस इतना बहुत हो गया। जीविका दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की क्रियान्वयन अभिकरण है। देखो किसका किसका क्रियान्वयन अभिकरण है,
ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों के लिए भी जीविका, और साथ साथ दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का भी एग्जीक्यूटिव एजेंसी यही है, ठीक है, क्रियान्वयन इन्हीं के द्वारा किया जाता है। तो प्लीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों डाटा, ठीक है, मैं एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ, इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। यार इतना डिटेल और इतना अच्छे से आपको कहीं भी आर्थिक सर्वेक्षण नहीं मिलेगा, ठीक है, खासकर हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए। तो ये आपके लिए रामबाण है, बिल्कुल रामबाण है, ठीक है। एक वीडियो और पूरा आर्थिक सर्वेक्षण कवर, कॉन्सेप्ट प्लस डाटा प्लस इंफॉर्मेशन के साथ, ठीक है। तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस यूट्यूब चैनल। टेलीग्राम जो है चैनल बीपीएससी ड्रीमर को ज्वाइन कर लेना, वहां भी आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, वहां उसको डाउनलोड करना और सिर्फ क्या करना है, सिर्फ अंडरलाइन पढ़ लेना, ठीक है। इतना मेहनत आपके लिए कर देगी, आप कुछ मेहनत अलग से मत करना कि मैं आर्थिक सर्वेक्षण को पढ़ूंगा, नोट बनाऊंगा, इतना टाइम नहीं है, अलग जगह एनर्जी लगाओ, ठीक है। ये तो काम आपका मैंने कर दिया। चलो शाबाशी भी दे दो, जाके नीचे लिख दो भाई कमेंट सेक्शन में, अच्छी अच्छी बात है। और साथ साथ लिखो कमेंट सेक्शन में, अब की बार 70वीं पीटी पार, लिखोगे ना हो जाएगा, नहीं लिखोगे नहीं होगा, सीधा बात, ठीक है। साइकोलॉजी सब माइंड गेम है, ठीक है। एक महीना बहुत होता है पढ़ने के लिए और एक महीना में निकल जाता है, पहले से भी लोग बहुत पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि आज शुरू किया लोगों ने, ठीक है। अब है कि अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। बाकी तो मैं आपको मेहनत कम कर ही रहा हूँ भाई आपके लिए, कि भाई आपको मेहनत कम करना पड़े, आपको सब वीडियो मिल जाए आपको, ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट है। चलो भौतिक अवसंरचना वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन कंटेंट और क्वालिटी से मैं समझौता नहीं करता हूँ, आपको पता ही है, ठीक है। फ्री कंटेंट है बट क्वालिटेटिव है, और ऐसा कंटेंट शायद रेयर मिले आपको, ठीक है। एक्सप्लेन तो खैर मुश्किल ही से मिलेगा, ठीक है। भौतिक अवसंरचना मतलब फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, यानी कि निर्माण, ठीक है। चलो निर्माण और संचार क्षेत्र में बिहार बहुत ज्यादा वहां के ऊपर तौर पे उभरा है। और अगर बात करें तो परिवहन, भंडारण और संचार क्षेत्र में लगभग 2.5 गुना वृद्धि हुआ 2022-23 में 11-12 की तुलना में। अगर 11-12 की तुलना में बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, भंडारण और वेयर हाउस में, और उसके बाद टेलीकॉम सेक्टर में कितना हो गया, लगभग 2.5 गुना वृद्धि। और उसके बाद निर्माण क्षेत्र में कितना हुआ, 1.5 गुना। चलो यानी कि निर्माण, परिवहन, संचार, व्यापार, होटल का बिहार की अर्थव्यवस्था में कुल कितना प्रतिशत हिस्सा है, 37%। और भारतीय अर्थव्यवस्था में कितना हिस्सा इनका है, 27%, ठीक है। भौतिक अवसंरचना की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अवसंरचना में सार्वजनिक निवेश के अलावा सरकार निजी निवेश यानी कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को, प्राइवेट सेक्टर को भी आकर्षित करने में लगी है। ये सवाल बार बार आता है, पथ घनत्व यानी कि रोड का, यानी कि पथ मतलब रोड, प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर के लिहाज से बिहार देश के बड़े राज्यों के बीच में कौन सा स्थान रखना है, तो तीसरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वीबीआई है भाई, इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। अगर साथ ही कैलेंडर वर्ष में अगर दोपहिया वाहन का रजिस्ट्रेशन की बात होता है तो यूपी में सबसे ज्यादा हुआ है, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र और फिर बिहार, ठीक है, पहले यूपी फिर महाराष्ट्र फिर बिहार। चलो राज्य सरकार द्वारा वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण में कमी के लिए बिहार स्वच्छ ईंधन नीति कब आया, 2019 में। विद्युत वाहन नीति कब आया, 2023 में। याद कर लेना, वो कर देगा मिलान करने के लिए, ठीक है, कूट में दे सकता है, ऐसे ऐसे जो मिलाने वाला होता तो वहां पे दिमाग आपका होगा खराब, तो अच्छे से याद कर लेना। बिहार स्वच्छ ईंधन नीति सॉरी 2019, विद्युत वाहन नीति 2023, वाहन स्क्रैपिंग नीति आदि अनेक नीति अपनाई गई है, ठीक है। ई शासन की बात करें तो यहाँ पर जो है सॉरी ई गवर्नेंस की बात करते हैं, ठीक है। तो ई शासन के क्षेत्र में राज्य को अनेक पुरस्कार मिले, जैसे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय लोक प्रशासन उत्कृष्टता पुरस्कार, डिजिटल पुरस्कार, सीएसआई निहिलेंट ई गवर्नेंस अवार्ड, राष्ट्रीय कौशल विकास एवं नियोजनीता ई शासन पुरस्कार, ठीक है, अश्विन और मेगा सॉफ्ट पोर्टल, सीएससी एसआईजी ई शासन पुरस्कार एक्सेट्रा, ठीक है। ई शासन मतलब ई गवर्नेंस होता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक रूप से जो है नागरिकों को जो है सरकारी सुविधाएं जो है, सरकारी जो भी उनके द्वारा सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं उनके बेहतर सामाजिक और आर्थिक जीवन के लिए उनको मिले। तो ई शासन के कार्यक्रम, सेवा और हकदारियों को जिसको बोलते हैं डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी डायरेक्ट आपके बेनिफिशियरी के लाभार्थी के मोबाइल अकाउंट और मोबाइल नंबर पे वो चीजें उपलब्ध हो जाए, बीच का जो मिडिल मैन है उसको रोका जाए, ठीक है, ताकि जो है गवर्नेंस को स्ट्रेंथन किया जाए। तो बिहार में प्रति 100 व्यक्ति कितना टेलीफोन दर्ज हुआ, 53.6। और इसका अर्थ यह हुआ कि हर परिवार में औसतन 5 व्यक्ति मान लेने पर प्रत्येक परिवार के पास औसतन 2 या अधिक मोबाइल है। साथ ही इस तथ्य से बिहार में हर तीसरे व्यक्ति को इंटरनेट उपलब्ध है। पूछा जा सकता है, ठीक है, कितने आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार हर कितने व्यक्ति के पास इंटरनेट है, तो तीसरे व्यक्ति के पास, और हर परिवार में लगभग इंटरनेट उपलब्ध है, ठीक है। चलो साथ ही बिहार में डिजिटल पहुंच के लिहाज से सभी पंचायत ऑन हो गया, यानी डिजिटल हो चुके हैं। ईआरएसएस का फुल फॉर्म होता है इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम, आपात अनुक्रिया सहयोग प्रणाली, डायल। ये सब फुल फॉर्म याद कर लेना, दे देगा ईआरएसएस का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, ऐसे नहीं मैं बता रहा हूँ। कंप्यूटर समर्थित डिस्पैच है, यानी कि कैड है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन है,
जो कि जुलाई 2022 से चालू, आ सकता है कि कब से चालू है, 2022 से। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपको इमरजेंसी में आपको कॉल करना पड़ता है। ठीक है, 112 पे वॉइस कॉल, ईमेल, व्हाट्सएप, पैनिक बटन, एक्टिवेटेड कॉल, 112 मीडिया मोबाइल ऐप के जरिए आपात कॉल मिलते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइबर बहुत बड़ा क्राइम हो गया, साइबर अपराधियों के द्वारा जो है आज की डेट में डे टू डे में आप देख होंगे डिजिटल अरेस्ट वाला न्यूज चल रहा है बहुत ज्यादा। ठीक है, कि आपको डिजिटली अरेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो इससे बचें। ठीक है, इसके लिए सरकार ने क्या किया है, हमारी राज्य सरकार ने किया है कि 44 साइबर पुलिस थाने स्वीकृत किए हैं और सभी जून 2023 से चालू है। ठीक है, आवश्यक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ प्रोग्रामर और डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद भी साइबर थानों में स्वीकृत है। वही पुलिस मुख्यालय के स्तर पर राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल एनसीआरपी नेशनल क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल जो है, वहाँ पे हेल्पलाइन 1930 पे जो है आपको सूचना 24 घंटे चालू रहने वाला सुविधा केंद्र भी बन गया है। राज्य सरकार ने जो भी ऑनलाइन जो है दाखिल खारिज, लगान, भुगतान, जमाबंदी में सुधार, ये सब के लिए आपको ऑनलाइन सुविधा प्रोवाइड कर दी है। आप जाके हम सब जो है आज के डेट में ऑनलाइन जो है चीजों को अप्लाई कर पाते हैं, ऑनलाइन जो है चीजों को दाखिल खारिज करते हैं और हमें जो है अब ऑफिस के चक्कर लगाना नहीं पड़ता। तो दीज आर द स्टेप्स ऑफ ई गवर्नेंस। जब आपको सरकार घर पे आएगी, ठीक है, सरकार आपके द्वार आएंगी, यानी कि ये सब है जो आपको घर बैठे जो है आप एक डिजिटल जो है इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारी सूचना अवेल कर रहे हैं, साथ साथ सर्विसेज का लाभ उठा रहे हैं। जैसे आप खाते में जो है सरकार के द्वारा जो डीबीटी से जो आपके लाभार्थी के अमाउंट से ट्रांसफर होते हैं, साथ ही साथ जो है जैसे कि आप जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर एक्सेट्रा जमा, मतलब जमा रसीद, यानी हो गया कि लगान हो गया, लगान रसीद हो गया, यानी जिसको वो दाखिल खारिज बोलते हैं, ये सब आप घर बैठे भी या कोई इंटरनेट की मदद से जो है आप घर बैठे इसको ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और उसको भरते हैं। ठीक है, तो दीज आर द स्टेप ऑफ गवर्नेंस, जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और पार्टिसिपेशन आपका, ठीक है, आप खुद इसमें पार्ट ले रहे हैं। चलिए, सभी इंटरनेट आधारित सुरक्षित सॉफ्टवेयर कार्यक्रमों के जरिए ऑनलाइन उपलब्ध हो गए हैं। ठीक है, 534 अंचल, 101 अनुमंडल और 38 जिला मुख्यालय और राज्य मुख्यालय में 24 घंटे तकनीकी सहयोग दिया जाता है। अगला है ऊर्जा क्षेत्र, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, लेकिन क्या है, कंटेंट और क्वालिटी से समझौता नहीं करने के कारण वीडियो थोड़ी लंबी है, तो प्लीज इसको जो है ध्यान से सुने, लास्ट तक सुने। और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज 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 आप सबसे विनती है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में और बहुत ही क्वालिटी वीडियो है, आपको पता है। चलो, ऊर्जा क्षेत्र की बात करें तो ऊर्जा दो तरह की होती है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। अगर बात करें तो बिहार में ये भी बहुत सवाल आता है कि ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत एक दशक में 145% बढ़ा और 11-12 के 134 किलोवाट आवर था, और अब हमारा कितना हो गया, 329। इसको याद कर लेना, आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आने की संभावना हमेशा बनी रहती है, पिछले बार एग्जामों में पूछा गया है। ये जो मैं अंडरलाइन किया हुआ जो प्रीवियस मेरा 5 एक्सपीरियंस है उसी के बेस पर है, तो इसको अन्यथा नहीं लेना है, एकदम सीरियसली लेना है और इन सारे अंडरलाइन को अच्छे से पढ़ लेना है, कॉन्सेप्ट को सुन लेना है, बार बार वीडियो को सुनो, बार बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, पूरा इकोनॉमी एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा। ठीक है, 7/2 की एक योजना हर खेत सिंचाई तक पानी के लिए 2021-22 से वितरण कंपनी के लिए हर साल 300 करोड़ आवंटित किया गया है। ठीक है, बिजली की मांग में आसन रूप वृद्धि को देखते हुए राज्य सरकार ने क्षमता वृद्धि, ठीक है, संचालन क्षमता में सुधार, वितरण नेटवर्क का पुनर्वास और विस्तार जैसे अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपाय किए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आ जाएगा कि जैसे कि मैं सवाल भी आपको फ्रेम करके बताता हूँ, दे देगा कि बजट के अनुसार जो है ये बताइए कि हाल ही में बिजली की मांग को देखते हुए सरकार ने अल्पकालिक और दीर्घकालिक क्या क्या उपाय किए। राज्य सरकार ने क्षमता वृद्धि के लिए काम किया, संचालन दस्ता में सुधार के लिए, वितरण नेटवर्क का पुनर्वास के लिए, एक्सेट्रा। अब बिहार लगातार जल विद्युत, सौर विद्युत आदि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की ओर बढ़ रहा है। 21-22 में लगभग 31% बिजली नवीकरणीय स्रोत से आई है, आप समझ सकते हैं, 31 और 69, अगर 100% बिजली उत्पादन है तो 69% आपका ताप विद्युत से आया है, यानी फोसिल फ्यूल यानी कोल से आया होगा वहां पे। ठीक है, और यहाँ पर आया है 31% नवीकरणीय स्रोतों से। नवीकरणीय क्या होता है, सोलर होता है, विंड होता है, एक्सेट्रा, जियो थर्मल एनर्जी हो गया, सब क्या होता है, ये सब होता है रिन्यूएबल एनर्जी यानी नवीकरणीय। साथ ही साथ राज्य सरकार का लक्ष्य भी है कि 25-26 तक हम नवीकरणीय स्रोत से 31 से बढ़कर 35 कर लेंगे, और एक पर्यावरण हितैषी दृष्टिकोण भी है। ग्रामीण विकास की बात करें, बहुत जरूरी है, जैसे कि गांधी जी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांव में बसती, तो बिना गांव के विकास के हम समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ की कल्पना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो बिहार में सितंबर 23 तक 10.47 लाख स्वयं सहायता समूह गठित किए गए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने लाख, तो 10.47 लाख, और कितने वो जो है एक 1,894,000 सॉरी 1894,000 ऋण संपर्कों के जरिए कुल 34,000 करोड़ का बैंक वितरण किया है, ऋण का वितरण किया गया। इंपॉर्टेंट है, 10.47 लाख स्वयं सहायता समूह, इसको सेल्फ हेल्प ग्रुप इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है,
उसके बाद इंपॉर्टेंट जो है वो देखते हैं यहाँ पे। वर्ष 2022 में गृह स्थल योजना, महादलित विकास योजना, गृह स्थल योजना और जनजातीय उपयोजना के तहत 95,000 परिवार को लगभग 4,753 एकड़ जमीन वितरित की गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत ग्राम पंचायतों में 58,003 वार्डों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया गया है। ठीक है। मुख्यमंत्री गली नली पक्कीकरण निश्चय योजना के तहत 1,14,557 वार्डों में काम पूरा होने के पक्की गलियों और नलियों से जुड़े ग्रामीण घरों की संख्या बढ़ी है। साथ ही साथ वर्ष 2022-23 में छठे राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर आधारित अनुदान से राज्य योजना के शीर्ष के तहत हर पंचायत में 4 वार्डों में, कितने वार्डों में, 4 वार्डों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने की व्यापक योजना कार्यान्वित की गई है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत 38 जिलों में, कितने जिलों में, 38 जिलों में ये आ सकता है कितने जिलों में लागू की गई है, तो सभी 38 जिलों में, बस ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कुछ नहीं है, सभी जिलों में लागू कर दी गई है मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना। ठीक है। नगर विकास में आइए, 2 घटक होते हैं, नगर का विकास और आवास। ठीक है। नगर विकास एवं आवास का बजट लगभग जो है कितना हो गया है, 5,786 करोड़ हो गया। ठीक है। और शहरी मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना के तहत 30 सितंबर 23 से तक 20 लाख लोगों घरों में लगभग जो है 19.22 लाख में से 18.33 लाख परिवारों को अपने परिवार में पाइप से पेयजल की सुविधा उपलब्ध हो गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत मल जल नेटवर्क और परियोजनाओं को 17-18 से 22-23 के बीच में लगभग 3,129 करोड़ मिले हैं। आगे आइए, गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए 34 योजनाओं के जरिए मल जल का उपचार करने की योजना चल रही है, जो गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे बसे 24 शहरों। ये बहुत टफ क्वेश्चन है। गंगा जिले के नीचे, गंगा जिले के किनारे कितना है, लगभग गंगा के किनारे कितने जिले स्थित है, सॉरी, तो 13 जिले। लेकिन अगर आएगा गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे कितने शहर बसे हैं, तो भाई यहाँ पे 24 है। बहुत टफ है, टफ है, टफ है, बार बार पढ़ लेना है, नहीं तो एग्जाम में सीधे तोते उड़ेंगे। ठीक है। आपको लगेगा कहाँ से आता है, सब सरकारी दस्तावेज हैं, आप ऑफिसर बनने वाले हैं। आर्थिक सर्वेक्षण बजट को जो है मैं सरकारी दस्तावेज से ही करवा रहा हूँ, ताकि आपको सरकार के बारे में पता चले, सरकार के जो अंग बनेंगे कि किस तरह से सरकार जो है हम सबके लिए काम कर रही है। ठीक है। तो आपको जो एज ए ऑफिसर, एज ए ब्यूरोक्रेट, भावी अधिकारियों को जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, किन किन क्षेत्रों में सरकार के द्वारा क्या काम किए जा रहे हैं और किस तरह के और काम किए जाएंगे। ठीक है। तो प्लीज अच्छे से इसको पढ़िए। ठीक है। और हवा 1 पेज 2 पेज पीडीएफ प्रिंट इधर उधर से मत करें, डिटेल पढ़ें, मस्त रहें, खुश रहें, एकदम मजा आ जाएगा डिटेल पढ़े, लगे अरे भाई बहुत बढ़िया। ठीक है। चलो, तो शाबाशी दे दो, जाके नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो कि सर ये वीडियो बहुत अच्छा है, अब तक का सबसे यूनिक वीडियो, लिखो, थोड़ा तारीफ करो, अच्छा लगेगा आपको भी। और साथ ही साथ जो है प्लीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेहनत को सलाम करना। ठीक है। चलो, आगे भी वीडियो मिलता रहेगा, आप लोग जो बोलेंगे कमेंट सेक्शन में लिख देना, जो ज्यादा दिक्कत होगी उसके ऊपर मैं एकदम इजी बना देंगे, चुटकियों में सॉल्व करेंगे उसको। ठीक है। चलो, एकदम अलग तरीके से पढ़े, अब की बार 70वीं पीटी पार, मिनिमम चीज मैक्सिमम बार। ठीक है, यानी कम चीजें बार बार। ठीक है। चलो, डे नूल्म का मतलब होता है नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, सॉरी, दीनदयाल उपाध्याय योजना जो होता है, डीएवाई। ठीक है। और उसके बाद जो है इसमें एनयूएलएम होता है, नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन होता है, नूल्म वही होता है। ठीक है। 2020-21 से 22-23 के बीच स्वयं सहायता समूह की संख्या में 94% की वृद्धि हुई है भाई, अर्बन में, याद रखना। ठीक है। अब आते हैं अगला, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आगे आने वाले सवाल, ये तो इस बार आए तो अगली आना ही है। पटना रेल मेट्रो रेल निगम लिमिटेड कौन बना रहा है, पहले तो पटना मेट्रो आ जाएगा तो हालत खराब हो जाएगा। पटना मेट्रो रेल निगम पीएमआरसी बना रहा है। लगभग 1/3 भौतिक लक्ष्य पूरा हो गया। यानी भौतिक का मतलब होता है जमीन के नीचे जो खुदाई होती है और जो संरचना होती है उसका निर्माण हो चुका है लगभग, और जुलाई 2023 तक लगभग आवंटित रकम का 19% खर्च भी हो गया। इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने भी पैसा दिया और राज्य सरकार, तो राज्य सरकार का याद कर लेना 29 करोड़ है, 2529 करोड़, और केंद्र सरकार ने दिया है 872 करोड़। ठीक है, याद रखना, यानी कि तिगुना जो है 872 अगर सेंटर कर रही है तो स्टेट कर रहा है 25-29 करोड़ खर्च कर रहा है। ठीक है। इसके बाद में अगर टोटल खर्च की बात करें तो 13,365 करोड़ आपके लिए कैलकुलेट कर दिया, नहीं तो कर लेना। ठीक है। अब यहाँ देख लो थोड़ा सा पटना मेट्रो के बारे में, इसको बोला जाएगा रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। ठीक है। स्वामित्व होगा पटना मेट्रो रेल निगम के पास। ठीक है। और ये मॉडल कौन सा बन रहा है, तो ट्रिपल पी मॉडल बन रहा है। ट्रिपल मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। और डिटेल पढ़ा देते हैं थोड़ा। चरण बात करें, 2 चरण में पटना मेट्रो बन रहा है, बनेगा। ठीक है। फर्स्ट चरण मार्च 25 तक कंप्लीट हो जाएगा, जो कि पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल आईएसबीटी जो है आप देख रहे होंगे 0 माइल के पास। पटना तो लगभग सब गए ही होगा, नहीं गया होगा तब भी आप याद कर लीजिए। पटना बस टर्मिनल जो है वहां पर, और प्लस वहां से लेकर मलाही पकड़ी, जो कि राजेंद्र नगर जो आप देख रहे होंगे, डॉक्टर कॉलोनी, अगर कोई जानता होगा, सब लोग जानते हैं, नहीं तो याद कर लो, पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल से मलाही पकड़ी तक। ठीक है।
उसके बाद सेकंड 2027 तक कंप्लीशन है दानापुर से मीठापुर और खेमनी चक तक। ठीक है, ये है दूसरा लाइन, 17 किलोमीटर की लाइन है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, चलो, इतना अच्छे से कौन बताता है। चलो, इसको सब्सक्राइब कर लेना यूट्यूब चैनल को, लाइक करके शेयर कर देना, कमेंट जरूर करना जाके, बहुत मेहनत लगता है, इतना देर पढ़ नहीं पाओगे उतना देर हम बोल रहे हैं। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो अब आ जाओ बैंकिंग और सहवर्ती क्षेत्र। ठीक है, और एक और इन्फॉर्मेशन है पटना मेट्रो से, 14 सितंबर 2011 को भारत की योजना आयोग ने पटना मेट्रो का अनुमोदन किया था, तो याद रखना। ठीक है, उसमें प्लानिंग कमीशन रहते थे। चलो, 31 मार्च 2023 को राज्य में बैंक शाखाओं की संख्या 7,883 थी, जबकि बैंक 47,083 ग्राहक सेवा केंद्रों के जरिए काम कर रहा था। 31 मार्च 23 को बिहार में मौजूद 7,883 बैंक, पूछ कितना बैंक था, 7,883 बैंक, शाखा में लगभग 48% ग्रामीण एरिया में था। ठीक है, और 31% सेमी अर्बन एरिया में और 21% शहरी क्षेत्रों में था, यानी सबसे ज्यादा ग्रामीण में, फिर शहरी में और फिर शहरी में। ठीक है, अगर बात करें कि बैंक किस तरह के बैंकों की शाखाएं, तो सबसे बड़ा बैंक जो है नेटवर्क जो है सार्वजनिक क्षेत्रों का है। सार्वजनिक क्षेत्र मतलब शेड्यूल कमर्शियल बैंक, जैसे कि हो गया पीएनबी हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ये सब जो है सार्वजनिक बैंक यानी सरकारी बैंक है माने जाते हैं जो भी। और ग्रामीण बैंक यानी रूरल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, आरआरबी। ठीक है, तो आरआरबी में अलग अलग स्पॉन्सर रहता है, स्टेट का रहता है इसमें शेयर, उसके बाद स्पॉन्सर्स बैंक का रहेगा और सेंटर का बैंक का रहेगा, शेड्यूल कमर्शियल बैंक का रहेगा, यानी कोई बैंक इसमें शेयर लगाएगा, जो भी समझ लो एसबीआई का कोई ग्रामीण बैंक हो सकता है, एसबीआई उसमें मेन शेयर होल्ड करेगा और साथ साथ स्टेट करेगा, और कौन करेगा, स्टेट करेगा और शेड्यूल कमर्शियल बैंक करेगा और सेंटर करेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका ग्रामीण बैंक का कॉन्सेप्ट। ठीक है, उसके बाद जो है निजी क्षेत्र के बैंक रहेंगे, सबसे ज्यादा शेड्यूल कमर्शियल बैंक, सार्वजनिक बैंक, उसके बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और फिर निजी क्षेत्र। ठीक है, तो ये खाली बस याद रखना डाटा कि सबसे पहले जो क्षेत्रीय सार्वजनिक बैंक है वो है, फिर उसके बाद क्षेत्रीय है और फिर जो है निजी है। ठीक है, चलो, इतना अच्छे से पढ़ लिया तुम लोग, सब खत्म हो गया तुम लोग का, हो जाएगा 5-10 मिनट और रुक जाओ, सब कवर हो जाएगा। एक वीडियो, सिंगल वीडियो और इकोनॉमिक सर्वे कवर, डाटा प्लस फैक्ट प्लस इंफॉर्मेशन प्लस कॉन्सेप्ट, कहाँ मिलेगा 360 डिग्री एनालिसिस। ठीक है, बिहार में बैंकों के ऋण जमा अनुपात सीडी रेशियो में हाल के वर्षों में काफी सुधार हुआ है, जो 31 मार्च 2022 के 53% से बढ़कर 31 मार्च 2023 को 55.6% हो गया। ठीक है, राज्य में बैंकों के द्वारा कुल बकाया ऋण के प्रतिशत में अनिष्पादित परिसंपत्तियों एनपीओ का आकार हाल के वर्षों में लगातार घटा है। ठीक है, 2021-22 में 11.3% था, जो कि अब 9.3% रह गया। मानव विकास की बात करें तो वर्ष बिहार में 2005-6 से 22-23 के बीच सामाजिक सेवा पर व्यय 13.3 गुना बढ़ा है, स्वास्थ्य पर व्यय 11 गुना से अधिक बढ़ा है और शिक्षा पर व्यय 10 गुना से अधिक बढ़ा। ठीक है, राज्य सरकार के कुल व्यय में सामाजिक सेवाओं पर व्यय का हिस्सा 2005-6 के 31.9% से बढ़कर 9.4% अंक बढ़कर 41.3% हो गया। पढ़ लेना। बिहार के लिए जन्मकालिक जीवन संभवता एलईबी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ जो है काफी बदलाव है, 2010-14 में 68.1 वर्ष था, जो कि अब 1.4 बढ़कर 69.5 वर्ष हो गया। राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार NFHSS 2005-6 के राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5-19-21 के बीच में भारत में संस्थागत प्रसवों के हिस्से में 49.9% अंकों की वृद्धि हुई, जो 38.7% से 88.6% बढ़ गई, जबकि बिहार में इसी दौरान यानी 19-21 के बीच संस्थागत प्रसवों में 56.3% अंकों की वृद्धि हो गई और 5-6 के 19.9% से अब बढ़कर जो है लगभग 76.2% हो गई है। तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जननी सुरक्षा योजना के तहत 22-23 में लगभग 15.75 लाख महिलाओं ने संस्थागत प्रसव चुना और 23-24 में सितंबर 2023 तक 7.58 गर्भवती महिलाएं इसका लाभ ले चुकी हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बिहार में 12 से 23 महीने के बच्चों में पूर्ण प्रतिरक्षण या टोटल वैक्सीनेशन का जो कवरेज बढ़ा है, राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2 के अनुसार 11.6% था, जो कि अब 19-20 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण जो पारिवारिक है 5 के अनुसार अब 59.4 हो गया, में बढ़कर कितना हो गया, अभी 71% हो गया, यानी 11% से कितना हो गया है, 71%। बड़ा अचीवमेंट है। प्राथमिक स्तर पे छीजन यानी पढ़ाई बीच में छोड़ देने की दर शून्य हो गई, बिल्कुल शून्य हो गई है, जिसका अर्थ है सभी बच्चे अब प्राथमिक शिक्षा पूरी कर रहे हैं। वहीं उच्च प्राथमिक में सीजन दर में यानी कि ड्रॉप आउट रेशियो में 39.4% अंकों की गिरावट आई है। ठीक है,
माध्यमिक स्तर पे इस अवधि में लगभग 40% अंक की गिरावट आई है, यानी दोनों में लगभग 40% की गिरावट आई है। वर्ष 2022-23 के पहले रुझान को पलटते हुए उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों पर लड़कों की अपेक्षा कम लड़कियों ने पढ़ाई छोड़ी है। ड्रॉप आउट रेशियो, तो ये बहुत ही अचीवमेंट बढ़ा है, लेकिन साथ साथ जो छोड़ रहे हैं, जो भी चिल्ड्रन छोड़ रहे हैं, उनको ड्रॉप आउट रेशियो जितना कम हो, जितना जीरो उतना अच्छा होता है किसी भी स्टेट, किसी भी सोसाइटी के लिए। ठीक है, तो प्राथमिक स्तर पे छीजन दर, पढ़ाई छोड़ने की दर जो है गिरकर 0 हो गई, याद रखना। उसके बाद है कि बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय के साथ संबंध सभी डिग्री स्तर पर और उच्च पाठ्यक्रमों में कुल सीटों का 33% हिस्सा लड़कियों और महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया है। ठीक है, राज्य के कुल बजट में महिलाओं के लिए परिव्यय का हिस्सा औसतन 14% के आसपास रहा है। वर्ष 2016-17 से 21-22 के बीच सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के बतौर महिला विकास पर व्यय लगभग 4% रहा है, और 21-22 में महिलाओं पर व्यय का हिस्सा कुल बजट का 17.4% था, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 5.2% था। अगला आ जाए बाल विकास। 2021 के लिए अनुमानित आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल आबादी में 0 से 18 वर्ष उम्र समूह की आबादी 33% थी और 0 से 6 वर्ष की आबादी का प्रतिशत 11 था, लेकिन वर्ष 21 में बिहार की कुल आबादी में बच्चा 0 से 18 वर्ष की आबादी 42% है, यानी कि 0 से 18 बात करें सेंटर में, केंद्र में तो 33% है भारत की कुल आबादी का 0 से 18 वर्ष में बच्चा लोग, लेकिन यहाँ पे कितना बच्चे, यहाँ पे बच्चा लोग हैं टोटल 42%। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा रेशियो है जो कि डेमोग्राफिक डिविडेंड में हमारा काम आएगा बिहार के डेवलपमेंट में। ठीक है, हमारे पास वर्कफोर्स जो है काफी यंगर वर्कफोर्स अवेलेबल है। साथ ही राज्य की कुल आबादी में 0 से 6 वर्ष आयु की आबादी का हिस्सा भी 16% है। तो आप देखे थे यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर 33% है 0 से 18 में सेंटर में, और 0 से 6 में 11, जबकि यहाँ पे 0 से 18 में बिहार में 42 है और 0 से 6 में 16। ठीक है, तो ये साथ ही साथ देश में ये भी अच्छा है, नॉलेज ले लीजिए, यहाँ पे आ सकते हैं एग्जाम में। देश में बच्चों की कुल आबादी में बिहार के बच्चों का लगभग 12% हिस्सा था। ठीक है, वर्ष 2021-22 में बाल विकास पर व्यय करने के लिए कुल बजट का 21.40% और सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 6.4% था। ठीक है, वर्ष 2022-23 में 6 से 13 वर्ष आयु समूह के विद्यालयों से बाहर रहे 32.88 हजार बच्चों को नियमित शिक्षा प्रणाली में शामिल किया गया। ठीक है, अब लास्ट चैप्टर है जो कि आप इतने देर पेशेंसली से सुने, तो अब जो है इसके साथ ही ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, और इसके द्वारा जो आप इकोनॉमिक सर्वे डिटेल में पूरा एक वीडियो में सब संपूर्ण कवर हो गया। तो आप प्लीज इसको भी लास्ट तक देखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बीपीएससी टेलीग्राम, जो बीपीएससी ड्रीमर टेलीग्राम, उसको ज्वाइन करें, वहां पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। इसी के हाईलाइटेड पोर्शन को पढ़ लेना। वन स्टॉप सोल्यूशन हो गया इकोनॉमिक सर्वे का, आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की जरूरत अब नहीं है, इसको बार बार रिवाइज करना। चलो, बिहार सरकार ने देश में सबसे पहले हरित बजट का क्रियान्वयन किया और 2019 में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत की। ठीक है, इसका क्या लक्ष्य है? पर्यावरण की स्थिरता, आर्थिक विकास के लिए संतुलन बनाना। आ सकता है कि जल जीवन हरियाली जो 19 में शुरू किया गया, उसके क्या उद्देश्य थे, क्या लक्ष्य थे? तो पर्यावरण की सुस्थिरता, आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाना, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और पर्यावरण प्रदूषण पर काम करना। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत 22-23 में लगभग 288 लाख पौधे लगाए गए। बिहार राज्य में वर्ष 2022 में 849 मिलीमीटर वर्षा हुई। राज्यों में वर्षा के पैटर्न में अंतर रहता है और औसतन 81.7% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। बिहार की आर्द्र उपोष्ण जलवायु है, जिससे गर्मी काफी पड़ती है और ठंडी हल्की। राज्य में तापमान का औसत वार्षिक मध्य 2022-23 में 24.7 सेल्सियस था। ये सब इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। मैं तुम सब अंडरलाइन किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, जलवायु और डिजास्टर जो भी रिलेटेड है। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बिहार राज्य के लिए जलवायु अनुकूलन और निम्न कार्बन, ये आ सकता है कि किसने, तो बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बिहार राज्य के जलवायु अनुकूल और निम्न कार्बन विकास पथ के लिए रणनीति विकसित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप के साथ साझेदारी की है, जिसका लक्ष्य 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को न्यूनतम संभव सीमा तक लेना और जलवायु अनुकूल विकास करना। ऊर्जा उद्योग, परिवहन और निर्माण सहित क्षेत्रों में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन पे विश्लेषण करना और राज्य में सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में अर्चित विवरणियां विकसित करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जलवायु अनुकूल और निम्न कार्बन विकास पथ की रणनीति के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास कार्यक्रम यूनेप के साथ साझेदारी की, जिसका लक्ष्य है 2070 तक कार्बन उत्सर्जन की न्यूनतम संभव सीमा तक लेके आना। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और प्लस फैक्ट भी है। ठीक है, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण चैप्टर 14 में अगर बात करें अगला, तो राष्ट्रीय नम भूमि दशकीय परिवर्तन एटलस में बिहार के 2.25 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाले 4,526 नव भूमियों को सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, राज्य के 23 जिलों में शहरी क्षेत्रों में अभी तक कुल 35 सतत परिवेशीय वायु गुणवत्ता अनुश्रवण केंद्र CAQS
QMS काम कर रहे हैं, जो वायु प्रदूषकों पर निगाह रख रहे हैं। बिहार देश का पहला राज्य है जो कानपुर IIT के साथ मिलकर, किसके साथ मिलकर, तो कानपुर IIT के साथ मिलकर देश से प्रौद्योगिकी के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में प्रखंड स्तर पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता का अनुश्रवण कर रहे हैं। ठीक है, और बिहार की भौगोलिक अवस्थिति इसके अनेक प्राकृतिक आपदाओं के सामने आरक्षित कर देती है। वर्ष 2022-23 में आपदा प्रबंधन के लिए 430 करोड़ आवंटन किए गए थे, जो मुख्यतः बिजली गिरने और पानी में डूबने जैसे स्थानीय आपदाओं के लिए थे। वर्ष 2022-23 में बाढ़ के कारण 0.57 लाख हेक्टेयर में प्रभावित हुई फसलों को 5,257 लाख का अनुदान लाख रुपए का नुकसान पहुंचने का अनुमान किया गया। इसी वर्ष जीविका ने 28 जिलों में बाढ़ तत्परता एवं प्रबंधन प्रशिक्षण चलाया। आ सकता है जीविका ने कितने जिलों में, तो 28 जिलों में बाढ़ तत्परता एवं प्रबंधन पर प्रशिक्षण चलाया। ठीक है, तो इसके साथ ही आर्थिक सर्वेक्षण समाप्त हुआ। 2023-24 बिहार आर्थिक सर्वेक्षण सिंगल वीडियो में। आप सब लोग इस वीडियो को बार बार देखें, इसकी PDF को BPSC ड्रीमर टेलीग्राम चैनल में जाके इसको पढ़े, और बता रहा हूं मैं, इससे ज्यादा आने के बाहर कोई संभावना नहीं है। ऐसे तो हमेशा कुछ भी आ सकता है, लेकिन एक जगह से कि जहां पे आप सारी चीजों को लगभग कर पाए तो इसके साथ ही जो है आप बिहार का जो आर्थिक सर्वेक्षण है 2023-24 उसका आपने जो है एग्जीक्यूटिव समरी जो है सरकारी दस्तावेज से आपने देख लिए हैं। सारे कॉन्सेप्ट, सारे इंफॉर्मेशन को मैंने बहुत ही लूसिड वे में आपको समझाया है। इतनी सारी मेहनत को प्लीज सपोर्ट करें, रिस्पेक्ट करें, लाइक करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर करना अच्छा, क्योंकि 1 घंटा मैंने बोला है तो कम से कम 1 मिनट तो अपना टाइपिंग में दे ही सकते हो। ठीक है, तो इसका लाभ उठाओ, फ्री PDF, फ्री वीडियोज का ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो और खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो। ठीक है, साथ ही साथ एक स्लोगन हमेशा दिमाग में रखे, लिखते रहे, अब की बार 70वीं PT बार मिनिमम बार, मिनिमम रिसोर्स मैक्सिमम बार, अब की बार 70वीं PT बार। ठीक है, थैंक्स ए लॉट, धन्यवाद। अगली वीडियो बिहार बजट एक कंप्लीट जो है वीडियो में मिलेंगे, जिसमें कि हम बिहार बजट के इसी तरह से एक वीडियो में डिटेल जो है पूरी तरह से बिहार बजट को कवर किया जाएगा। उसके बाद आपको कोई भी बजट की अलग रिसोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसी सबके साथ धन्यवाद। ठीक है, तो आपका बिहार बजट 24-25 आने वाला है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 मैंने कंप्लीट कर दिया। चलो, थैंक्स अ लॉट।